वेलकम बच्चों। आज हम लोग डायमंड के बारे में चर्चा करेंगे। ये सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 10 है। हम लोग डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की बात करें। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड का हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले ये देखेंगे डायमंड क्या होता है। इट इज़ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये क्या होता है? एलोट्रॉप होता है। एलोट्रॉप ऑफ किसका? कार्बन का। हम लोग डायमंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले डायमंड की जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो ऐसा होता है। ईच कार्बन इज कनेक्टेड थ्रू 4 कार्बन एटम। इसमें ये स्ट्रक्चर होता है जिसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ये कनेक्टिविटी होता है। इसमें अगर हर कार्बन की बात करें तो हर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3 होता है, यानी ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं इसके एक क्रिस्टल को, मतलब एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को लेकर के। तो ये होता है जिसमें ये वाला जो सेंट्रल कार्बन होता है जो इसके वाइड्स में आता है, ये इसमें जो वाइड्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन सा वाइड्स होता है? टेट्राहेड्रल वाइड्स होता है। इसमें कौन सा वाइड्स होता है? टेट्राहेड्रल। सबसे पहले हम इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख लेते हैं और कैसे इसमें एटम टेट्राहेड्रल वाइड्स में आता है इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो कहता है FCC यूनिट सेल having 4 atoms are present in body diagonal। इसमें 4 एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? FCC का एक यूनिट सेल होता है। FCC यूनिट सेल उसको बोलते हैं जिसमें एटम्स कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं एज वेल एज फेस के सेंटर पे होते हैं। उसके अलावा 4 एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बॉडी के डायगोनल में। कैसा होता है इसका यूनिट सेल का स्ट्रक्चर? जरा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग FCC यूनिट सेल बना रहे हैं। FCC यूनिट सेल हम लोग किसको बोलते हैं? व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। एटम कहाँ प्रेजेंट हो? कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पे हो। और साथ साथ एटम कहाँ प्रेजेंट हो? फेस के सेंटर में। ऐसे कितने फेसेस होते हैं? 6। तो इसके 6 फेस सेंटर में होते हैं। ये इसका क्या है? FCC यूनिट सेल है। साथ साथ 4 एटम जो प्रेजेंट होते हैं, 4 एटम जो होता है एडिशनल एटम होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, आर प्रेजेंट इन बॉडी डायगोनल। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बॉडी के डायगोनल पे। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं अगर हम इस डायगोनल यहाँ से इस कॉर्नर का जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या होगा? इसका बॉडी डायगोनल होगा। और इस पे जो एटम प्रेजेंट होता है 1/4 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है। एटम कहाँ प्रेजेंट होता है? 1/4, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेट से जो प्रेजेंट होता है वो कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है? यहाँ से जो प्रेजेंट होता है वो 3/4 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है। पुनः यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ तक जो बॉडी डायगोनल होगा वो 1/4 होगा। पुनः इस कॉर्नर से यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? 3/4 होगा। यानी ऐसे 4 एडिशनल एटम होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ? FCC के यूनिट सेल में। 4 एटम कहाँ पे होते हैं? फेस के सेंटर पे होते हैं। फेस के FCC यूनिट सेल में सबसे पहले एटम जो होता है FCC की बात करें, FCC यूनिट सेल की, तो इसके लिए क्या है? एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एटम्स आर प्रेजेंट इन ऑल कॉर्नर्स प्लस कहाँ पे? ऑल फेस सेंटर। सारे फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट होते हैं और साथ साथ कॉर्नर पे होते हैं। लेकिन हम लोग डायमंड के क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो डायमंड में तो FCC अरेंजमेंट होता है, साथ में जो 4 एडिशनल एटम होते हैं कहता है 4 एडिशनल
atoms are present in body diagonal। बॉडी डायगोनल पे होता है और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो प्रेजेंट होते हैं तो पहला एटम जो होता है 1/4 डिस्टेंस पे होता है बॉडी डायगोनल का, 1/4 पे एटम प्रेजेंट है। इसमें 4 एडिशनल एटम आर प्रेजेंट इन बॉडी डायगोनल। ऐसा होता है कि पहला डायगोनल से क्या होगा 1/4 होगा, तो दूसरे बॉडी डायगोनल पे क्या होगा 3/4 पे एटम को रखा है। पुनः उसके अल्टरनेट में ये क्या हो गया 1/4, पुनः यहाँ पे कहाँ रखा 3/4, इस डिस्टेंस पे रखा गया है। एक्चुअली ये जो 4 एडिशनल एटम है, ये 4 एडिशनल एटम इसके वाइड्स में आते हैं, और वाइड्स कौन सा होता है टेट्राहेड्रल वाइड्स होता है। तो इसमें 4 एटम टेट्राहेड्रल वाइड्स के होते हैं। और एफसीसी में अगर हम लोग बात कर ले, इसको एक यूनिट सेल में डाल करके अगर हम बात कर लें तो ये ऐसा होता है। एटम फेस सेंटर पे कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, और साथ साथ कहाँ होते हैं फेस के सेंटर पे होते हैं। एटम्स सारे कॉर्नर पे होंगे। ये जो बॉडी डायगोनल पर अगर हम इस कॉर्नर की बात करते हैं तो यहाँ से 1/4 डिस्टेंस पे क्या होगा, इसका वाइड्स होगा, एक कार्बन होगा, ठीक है ना, जो एग्जैक्टली कहाँ आ रहा होगा टेट्राहेड्रल वाइड्स में आ रहा होगा। कहाँ आ रहा होगा टेट्राहेड्रल वाइड्स में। ये इसको यहाँ पे फेस सेंटर को टच कर रहा होगा, ये इस वाले फेस के सेंटर को टच कर रहा होगा, और साथ साथ इसके फेस सेंटर को टच कर रहा होगा। तो ये कितने एटम को टच कर रहे होंगे 4 एटम को टच कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये इसमें जो ये एटम होते हैं ये कार्बन एटम है, जो एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है टेट्राहेड्रल वाइड्स में आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले जेड की, तो जेड कितने होंगे, तो सबसे पहले जेड होगा एफसीसी यूनिट सेल का एटम, यूनिट सेल प्लस क्या होगा 4 एडिशनल एटम होगा, जो कहाँ पे आ रहा होगा, ये एडिशनल एटम कहाँ पे आ रहा होगा, इसके टेट्राहेड्रल वाइड्स में आ रहा होगा, जो बॉडी डायगोनल के अलोंग। पहला एटम है 1/4 पे, सेकेंड एटम है 3/4 पे। ये इसका यूनिट सेल स्ट्रक्चर होता है, किसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, किसका डायमंड का होता है। तो अगर हम एफसीसी यूनिट सेल की बात करें तो एफसीसी यूनिट सेल में एटम कितने होते हैं कॉर्नर्स का, तो कॉर्नर पे एटम का 8 कॉर्नर होते हैं, और इसकी कंट्रीब्यूशन कितना ले लेते हैं 1/8। प्लस फेस के सेंटर की बात करें तो फेस के सेंटर 6, और इसकी कंट्रीब्यूशन कितना 1/2, प्लस ये 4 एडिशनल एटम है। तो ये टोटल जेड कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 + 4 कितना होगा, जेड होगा 8। यानी इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, यानी एक यूनिट सेल में कितने एटम आ रहे होंगे 8 एटम आ रहे होंगे। तो हम डायमंड के लिए जेड क्या लेके चलेंगे 8 लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ इस यूनिट सेल से हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो टेट्राहेड्रल वाइड्स में जो कार्बन आ रहा होगा, ये कार्बन और ये कार्बन नियरेस्ट कार्बन होगा। तो अगर हमसे पूछा जाए डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट कार्बन, डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट कार्बन इज, अगर हम दोनों नियरेस्ट कार्बन की बात करें तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हो √3a/4। हम 2 नियरेस्ट कार्बन की बात करें तो ये दोनों एटम क्या चीज़ में होंगे कांटेक्ट में होंगे, लाइक दिस, ऐसे होंगे। एक कार्बन का एटम ऐसा होगा, दूसरे कार्बन का एटम ये होगा। ये डिस्टेंस क्या होगा, यानी अगर ये हम r मान लेते हैं तो ये क्या होगा r, तो हम रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे √3a/4, ये डिस्टेंस होगा। हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ रेडियस ऑफ कार्बन की, तो ये दोनों क्या है एटम आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे RC + RC को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ये फिलहाल उसको ऐड करने से पहले वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग जैसे बात कर लेते हैं RC + RC इज इक्वल टू क्या आ गया था √3a/4 आया था। अब हम लोग यहाँ से ये RC रेडियस ऑफ कार्बन है,
ये दोनों एटम क्या चीज़ में है, कांटेक्ट में है। ये आरसी है और ये भी क्या है, आरसी है, रेडियस ऑफ कार्बन है। दोनों एटम क्या चीज़ में है, कांटेक्ट में है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2RC इज इक्वल टू √3a/4 लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो RC इजकल टू क्या लिखेंगे, √3a/h। हम लोगों ने यहाँ पे रेडियस और ए के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। डायमंड के क्रिस्टल में हम लोगों ने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जेड कैलकुलेट किया, कितना आया था, 8 आया था। अब ज़रा हम लोग इसकी साइड यहाँ से कैलकुलेट कर लें, थर्ड पॉइंट। तो साइड क्या होगा, साइड बोले तो क्या ए कितना होगा, 8RC/√3। अब जरा हम लोग डायमंड यूनिट सेल की वॉल्यूम की बात करें तो इसकी वॉल्यूम कितनी आने वाली है, वॉल्यूम यानी V इक्वल टू क्या लिखेंगे, AQ। ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 8RC/√3 का Q। अब ज़रा ये क्या हो जाएगा, 64 RC का Q बाई क्या होगा, 3√3। यहाँ से हम लोगों ने इसके वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर लिया। अब ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की। डायमंड का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन इजकल टू क्या लिखेंगे, Z × 4/3 पाई RC का Q। या RC इसलिए लिखा है क्योंकि रेडियस ऑफ कार्बन को हम लोग लिए हैं, ठीक है ना, डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है। तो हम लोग Z कितना लेंगे इसके लिए, 8 × 4/3 पाई RC/Q। वॉल्यूम कितना आया है, 64 RC का Q बाई कितना है, 3√3। RC/Q से RC/Q कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो क्या आएगा, √3π/2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.34, यानी इसमें पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है, 0.34 आता है। अगर हम बात करें पैकिंग इफिशियंसी की, तो पैकिंग इफिशियंसी कितना होगा इसमें, 34%। अगर हम लोग इसमें वाइड्स की बात कर ले तो वाइड्स कितना होगा, 66% होगा। हालांकि इसमें जो कार्बन का एटम आता है वो किस वाइड्स में आता है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि FCC यूनिट सेल है तो 2 वाइड्स होंगे। FCC यूनिट सेल है तो कितने वाइड्स होंगे मेरे दोस्त, FCC यूनिट सेल में 2 वाइड्स होंगे। यूनिट सेल में कितने वाइड्स होंगे, 2 वाइड्स होंगे। एक होगा कौन सा वाइड्स, टेट्राहेड्रल वाइड्स, और एक कौन सा वाइड्स होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होगा। तो यहाँ पे जो होता है डायमंड के स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्या होता है, वैकेंट होता है, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि डायमंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल सेल की बात करें तो क्रिस्टल सेल में कितने, कौन सा वाइड्स वैकेंट होता है, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स वैकेंट होता है। टेट्राहेड्रल वाइड्स की बात करें तो टेट्राहेड्रल वाइड्स कितनी होती है मेरे दोस्त, यानी 2 × Z होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे, ठीक है। Z कितना है इसका, FCC के लिए Z कितना होता है, 4 होता है, तो कितना होगा, 2 × 4 यानी 8 वाइड्स हैं। और अपने पास टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने थे, 4 एडिशनल एटम थे। जो 4 एडिशनल एटम इसमें आएंगे, यानी ये टेट्राहेड्रल वाइड्स में कितने एटम आ रहे हैं, 4 एटम आ रहे हैं डायमंड के यूनिट सेल में, यानी ये इसके टेट्राहेड्रल वाइड्स को कितना % ऑक्यूपाई कर रहा है, 50% इसको ऑक्यूपाइज करेगा। अगर हम बात कर लेते हैं डेंसिटी का, तो यहाँ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Zm डिवाइड बाई Na × V, वेयर हम लोग यहाँ पे Z कितना लेंगे मेरे दोस्त, 8 लेंगे। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे डायमंड में, 8 आएंगे। मोलर मास, ये तो M क्या होगा, मोलर मास ये गिवन होगा, ये क्या होगा मेरे दोस्त, ये गिवन होगा। अब ज़रा हम लोग Na की बात कर ले तो एवोगाड्रोस नंबर, ये भी मेंशन होता है 6.022 × 10⁻23। V वॉल्यूम आप क्या लिखेंगे, 64 RC/3√3, ये RC/Q होगा, यहाँ रेडियस का Q होगा।
अब जरा अगर हमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, फिलहाल आप इसको क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट कार्बन एटम in diamond crystal having edge length एज 4 एंगस्ट्रम। ये क्वेश्चन ये एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको दो मतलब कार्बन एटम का, नियरेस्ट कार्बन एटम का कहता है ये दो कार्बन एटम का डिस्टेंस निकाले, यानी RC प्लस RC इक्वल टू पूछ रहा है वाट, कहता है इफ एज लेंथ कितना दे दिया है, ए कितना दे दिया है 4 एंगस्ट्रम। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको तो पता है RC प्लस RC का डिस्टेंस कितना होता है √3a/4। यहाँ पे साइड कितना दे रखा है 4 एंगस्ट्रम दे रखा है, तो ये दोनों एटम का डिस्टेंस क्या होगा √3a। ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं 4 एंगस्ट्रम, भाई क्या लिख देंगे 4, ये कट जाएगा, यानी कितना होगा √3a एंगस्ट्रम। अगर ये डिस्टेंस के जगह पे अगर आपसे रेडियस पूछ ले, तो रेडियस अगर कहता है इफ क्वेश्चन वांट्स कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कार्बन एटम, अगर इस क्वेश्चन में कहता है कि कार्बन एटम का क्या निकाले, रेडियस कह दे, तो आप क्या कर देंगे, रेडियस निकालने के लिए कहेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला या डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर ले, यानी 2RC इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 एंगस्ट्रम, ठीक है ना। तो RC इक्वल टू कितना होगा 3 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर होगा। तो हम लोगों ने डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी किया। तो डायमंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सबसे पहले डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, एक FCC यूनिट सेल होता है जिसमें 4 एडिशनल एटम होते हैं जो कहाँ पे आते हैं, इसके वाइड्स में आते हैं, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल वाइड्स होता है और इसका टेट्राहेड्रल वाइड्स 50% ऑक्युपाइड होता है। इसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम Z कितना आता है 8 आता है। फिर हम लोगों ने इसका साइड कैलकुलेट किया, ठीक है, और साइड कैलकुलेट करके हम लोगों ने इसको सॉल्व भी किया, ठीक है। आप इसको फिलहाल नोट कर ले। अब हम लोग डायमंड के स्ट्रक्चर के बाद हम लोग अब बात करने जा रहे हैं स्पाइनल स्ट्रक्चर की। सबसे पहले स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसका जनरल फार्मूला देख लेते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला जो होता है A+2 B2+3 X4 होता है, ठीक है ना। किसका ये जनरल फार्मूला है, स्पाइनल स्ट्रक्चर का, वेयर जहाँ पे A+2 क्या है, इज अ बाईवैलेंट कैटायन। कौन सा कैटायन है मेरे दोस्त, बाईवैलेंट कैटायन है, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज को बाईवैलेंट बोलते हैं, ठीक है ना। 3 पॉजिटिव को ट्राई, 4 पॉजिटिव को क्या बोलेंगे टेट्रावैलेंट। तो ये बाईवैलेंट कैटायन है। तो बाईवैलेंट कैटायन का हम लोग एग्जांपल के देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है एक जगह पे। तो इवन यहाँ पे Zn पे 2+ हो सकता है, ठीक है ना। सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप की बात करें, मैग्नीशियम कैल्शियम ये सब पॉजिटिव आयन होगा। Zn पे 2+ हो सकता है, मैग्नीज पे 2+ हो सकता है, सॉरी मैग्नीशियम पे 2+ हो सकता है, Fe पे 2+ हो सकता है, कॉपर पे 2+ हो सकता है, मैग्नीज पे 2+ हो सकता है, कोबाल्ट पे 2+ हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा निकल पे 2+ हो सकता है, कैडमियम पे 2+ हो सकता है, Sn पे 2+ हो सकता है,
इवन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब भी होंगे, ठीक है ना। डॉट डॉट etc, ये 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिसको बाईवैलेंट कैटायन बोलते हैं। यहाँ जो B है वो क्या है, B पे +3, ये कौन से, तो ये ट्राईवैलेंट कैटायन होंगे, ट्राईवैलेंट कैटायन। तो ट्राईवैलेंट कैटायन में क्या हो सकता है मेरे दोस्त, तो इसके एग्जाम्पल में क्या होगा, एल्युमिनियम पे +3 हो सकते हैं, गैलियम पे +3 हो सकते हैं, ठीक है, आयरन पे +3 हो सकता है, क्रोमियम पे +3, मैग्नीज पे +3, वनाडियम पे +3, डॉट डॉट etc, ये सब क्या होंगे, ये ट्राईवैलेंट कैटायन होंगे। यहाँ पे ये X है, X क्या होगा बाबू, X कोई एनायन होगा, और एनायन में यहाँ पे जनरली क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, सल्फर होते हैं या सेलेनियम होते हैं। क्या क्या होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये सारे क्या है 16 ग्रुप के एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। जनरली जो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं स्पाइनल स्ट्रक्चर, उसमें ऑक्साइड यूज होता है। कौन यूज होता है एनायन की जगह पे, ये ऑक्साइड होता है। अगर हम लोग बात करें एनायन, तो कौन सा एनायन यूज होता है, ऑक्साइड। और ये जो ऑक्साइड आयन होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल स्ट्रक्चर में, तो या तो ये एफसीसी यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एफसीसी यूनिट सेल, या इसी को हम लोग सीसीपी भी बोलते हैं, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। या फिर ये एनायन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एचसीपी के स्ट्रक्चर में, एचसीपी यूनिट सेल, हेक्सागोनल, ठीक है ना, क्लोज पैकिंग। ये दोनों में ये ऑक्साइड होते हैं, यानी O पे -2। ये आयन जो होते हैं, एनायन कहाँ पे होता है, ठीक है ना, स्पाइनल स्ट्रक्चर में, या तो ये एफसीसी में होता है या फिर एचसीपी में। हम लोगों ने इस दोनों में देखा है कि दो तरह के वाइड्स होते हैं, एफसीसी में चाहे एचसीपी में अगर हम बात करें तो दो तरह के वाइड्स होते हैं। कितने, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइड्स प्रेजेंट इन एफसीसी स्ट्रक्चर एज वेल एज, ठीक है ना, एचसीपी स्ट्रक्चर। वो जो वाइड्स होते हैं क्या होते हैं, या तो टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं या फिर वो कौन सा वाइड्स होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने स्पाइनल का स्ट्रक्चर देखा, सॉरी स्पाइनल का जनरल फार्मूला देखा, जो क्या होता है A+2 B2+3 X4 है, वेयर A+2 इज अ बाईवैलेंट कैटायन, ठीक है ना, B+3 इज अ ट्राईवैलेंट कैटायन, और एनायन में क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। जनरली हम लोग ऑक्सीजन को यूज करते हैं, यानी ऑक्साइड को यूज करते हैं एनायन के रूप में, ठीक है ना। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं, कहता है इसमें हम लोग बात करते हैं ईच एफसीसी, अगर हम बात करें ईच यानी प्रत्येक, ईच एफसीसी यूनिट सेल कितने रखते हैं, 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स रखते हैं प्लस 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स रखते हैं, ठीक है ना। ये एफसीसी में होता है कि टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या होता है, Z×2 होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्या होता है, उसके Z के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें एफसीसी यूनिट सेल में, तो एफसीसी यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स की संख्या होती है एफसीसी में कितने, 8 होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है ना। एफसीसी यूनिट सेल की बात करते हैं तो ये एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। ऐसे अगर हम लोग मान लो, हम लोगों ने कितना इमेजिन कर लिया, हम लोगों ने 8 इमेजिन कर लिया, 8 एफसीसी यूनिट सेल। कहता है द combination of 8 FCC यूनिट सेल, ठीक है ना, 8 FCC यूनिट सेल मिलाकर के हम लोग क्या बनाते हैं, 1 स्पाइनल यूनिट सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 1 स्पाइनल यूनिट सेल। तो अभी हम लोग स्पाइनल यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को कितने FCC मिलाकर के ये स्पाइनल स्ट्रक्चर बनता है, 8 FCC के स्ट्रक्चर को मिलाकर के हम एक स्पाइनल यूनिट सेल बनाते हैं, ठीक है ना। हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग स्पाइनल यूनिट सेल में, हमारे सिलेबस में 2 तरह, ऐसे तो स्पाइनल होता है, एक होता है इन्वर्स स्पाइनल, लेकिन हम अपने सिलेबस में केवल स्पाइनल को देखेंगे, इन्वर्स स्पाइनल यहाँ का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं स्पाइनल का। तो स्पाइनल में हम लोग नॉर्मल स्पाइनल को देखेंगे, नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर। तो नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, जरा हम लोग इसको चर्चा में ला लेते हैं, ठीक है ना। इसका जो जनरल फार्मूला होता है
A B2O4। क्या होता है? A B2O4। यहाँ A कौन सा होता है? ठीक है ना, बाईवैलेंट कटायन। इट में भी जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है ना, कॉपर, मैग्नीज, ये हो सकता है। B2 क्या होगा? ये ट्राईवैलेंट कटायन है, ये इनमें से कोई एक हो सकता है। और ऑक्साइड ऑलरेडी ऑक्सीजन गिवन है, ठीक है ना। तो अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे ए क्या है? वाई वैलेंट कटायन होते हैं। और वाई वैलेंट कटायन कहाँ पे आते हैं? एफसीसी यूनिट सेल में। तो ये आते हैं कहाँ पे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये कहाँ आते हैं? इट ऑक्युपाइज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर हम बात करें ट्राई वैलेंट का, तो ट्राई वैलेंट कटायन कहाँ पे आते हैं? ट्राई वैलेंट कटायन कम्स इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान रखें, बाईवैलेंट कटायन टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आते हैं, ट्राईवैलेंट कटायन कहाँ पे आते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में आते हैं। और वो कहाँ है? तो एफसीसी यूनिट सेल ही है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। किसका? नॉर्मल स्पाइनल के। तो इसके एग्जाम्पल को पहले देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आते हैं? ZnAl2O4। यहाँ जिंक बाईवैलेंट है, एल्युमिनियम ट्राईवैलेंट है, और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्साइड है। इस जिंक के जगह पे अगर आप मैग्नीशियम को रिप्लेस कर दें तो MgAl2O4 हो जाएगा। इवन कैल्शियम को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, मैग्नीशियम से क्या कैल्शियम को रिप्लेस कर दें, ठीक है ना। अगर हम इसका और एग्जांपल देख लें तो और में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ZnCr2O4 भी लिख सकते हैं, .etc। ये सब क्या है? नॉर्मल स्पाइनल के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जो बाईवैलेंट कटायन होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आता है, और ये ट्राईवैलेंट कहाँ आता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में आता है। तो अब जरा हम लोग स्पाइनल की बात करें तो स्पाइनल क्या होता है? एफसीसी यूनिट सेल की बात होता है। स्पाइनल कहाँ पे आता है? एफसीसी में आता है। और 8 एफसीसी यूनिट सेल को मिला करके हम क्या बनाते हैं? 1 स्पाइनल बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बाईवैलेंट कटायन। बाईवैलेंट कटायन यानी क्या है? A पे +2 ऑक्युपाइज 1/8 ऑफ, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यानी 1/8 पार्ट ये ऑक्युपाई करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एफसीसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ टेट्रावाइड्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं एफसीसी में? एफसीसी यूनिट सेल कितने की बात हो रही है? 1 एफसीसी की बात हो रही है। ये इसका कितना पार्ट ऑक्युपाई कर रहा है? 1/8। यानी कितने होंगे? 1। यानी ए के कितने एटम आने वाले हैं? 1, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे कितना एटम है? 1 है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं ट्राईवैलेंट का, तो ट्राईवैलेंट कटायन, ठीक है ना, B पे +3 ऑक्युपाइज 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कितना पार्ट ऑक्युपाई करता है? 1/2, यानी हाफ पार्ट ऑक्युपाई करता है किसका? ऑक्टाहेड्रल। तो अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन 1 एफसीसी यूनिट सेल, एक यूनिट से एफसीसी यूनिट सेल में कितने होते हैं? Z के इक्वल होते हैं, यानी 4 होते हैं। और इसका कितना पार्ट बाईवैलेंट ऑक्युपाई कर रहा है? 1/2 पार्ट। यानी ये कितने होंगे बाबू? 2। यानी B के कितने एटम आने वाले हैं? 2 एटम आने वाले हैं। क्लियर है? अब जरा यहाँ पे ये ऑक्साइड आयन ऑलरेडी क्या है? एनायन है। यहाँ पे ये जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड क्या है बाबू? ये एनायन वाला पार्ट है। ये कहाँ पे आता है? तो ये आता है कम्स इन एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है। फिलहाल आप क्या करें? वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें। अब जरा हम लोग एफसीसी की बात कर लेते हैं। ऑक्साइड कहाँ पे होगा? एफसीसी यूनिट सेल में। तो एफसीसी यूनिट सेल की अगर बात कर ले, यूनिट सेल की, तो एफसीसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे ऑक्साइड के? 4 होंगे।
यानी कॉर्नर प्लस फेस सेंटर कितने होंगे, 4 होंगे। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, तो ये कितना होता है, इसके जेड के बराबर होता है, यानी ये भी 4 होता है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्या बात करें टेट्राहेड्रल वाइड्स, तो ये कितना होता है, 2 इंटू जेड होता है, यानी 8 होते हैं। एक हम किसकी बात कर रहे हैं, एफसीसी यूनिट सेल की, यानी ईच एफसीसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 4 होंगे। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होंगे, 4 होंगे। टेट्राहेड्रल वाइड्स की संख्या कितनी होंगी, 8 होंगी। ठीक है, लेकिन हम लोग को किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम लोग स्पाइनल की स्टडी कर रहे हैं। तो स्पाइनल का अगर हम बात करें तो ईच स्पाइनल में कितने एफसीसी यूनिट आते हैं, 8 आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एनायंस, एनायंस क्या होगा, ऑक्साइड, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ एनायंस इन वन स्पाइनल यूनिट सेल, तो वन स्पाइनल यूनिट सेल में कितने एनायन आएंगे, तो आप खुद ही बता लो, ठीक है ना। एक में ऑक्साइड का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे कितने एक एफसीसी में कितने एटम आ रहा है, 4। तो ऐसे कितने एफसीसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एक स्पाइनल में, 8। तो कितने एटम आ जाएंगे, 4 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 32 एटम, यानी 32 एनायंस आएंगे एक स्पाइनल स्ट्रक्चर में। अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ बाईवैलेंट, यानी ए पे +2, ठीक है ना, कटायन इन वन स्पाइनल यूनिट सेल, वन स्पाइनल यूनिट सेल। अगर हम एक स्पाइनल यूनिट सेल की बात करें तो कटायन कितने आएंगे, तो सबसे पहले कटायन कहाँ पे आता है, ये जो बाईवैलेंट कटायन कहाँ आता है, ये आता है कहाँ पे बाबू, टेट्राहेड्रल वाइड्स में। और टेट्राहेड्रल वाइड्स कितनी होती है, देखो ज़रा 8 होता है। और इसमें स्पाइनल में बाईवैलेंट कटायन कितना पार्ट ऑक्यूपाई करता है, तो बाईवैलेंट कटायन देखो कितना पार्ट ऑक्यूपाई करता है, 1/8 पार्ट। कितना पार्ट कर रहा है, तो 1/8 पार्ट इंटू एक स्पाइनल में कितने एफसीसी होते हैं, 8 होते हैं। तो इसको कर लोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, यानी बाईवैलेंट कटायन कितने आएंगे एक स्पाइनल में, 8 आएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट कटायन, यानी बी पे +3 कटायन इन वन स्पाइनल यूनिट सेल, एक स्पाइनल यूनिट सेल में कितने आएंगे, तो सबसे पहले बाईवैलेंट कटायन कहाँ पे आते हैं, सॉरी ट्राईवैलेंट कटायन कहाँ पे आते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में। कहाँ पे आते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की संख्या कितनी होती है, 4। और स्पाइनल में ये कितना पार्ट ऑक्यूपाई करता है, 1/2 पार्ट। कितना पार्ट करता है, 1/2 पार्ट। तो ये 1/2 और कितना आता है, एक स्पाइनल में कितने एफसीसी होते हैं, 8। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ये 16 आएगा। यानी अगर हम रेशियो की बात करें, तो ए बी पे कितना, 3+:2 क्या है, ओ क्या है, यहाँ पे ऑक्साइड है। ए क्या है, ऊपर में 2 इसलिए दे दिए क्योंकि ये बाईवैलेंट कटायन है, और ये 3 दे दिए ट्राईवैलेंट कटायन। तो इसका रेशियो क्या आ रहा है, बाईवैलेंट कटायन कितने हैं भैया, 8 है। ट्राईवैलेंट कटायन कितने हैं, 16 है। और ऑक्साइड कितने हैं, 32। अगर हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1:2:4 आएगा। यानी फार्मूला क्या होगा, A1B2O4। दिस इज द फार्मूला ऑफ नॉर्मल स्पाइनल यूनिट सेल, जो हम लोगों ने बात किया था, ठीक है ना, A1B2O4, जिसमें A1 कहाँ पे आ रहा था मेरे दोस्त, ये आ रहा था कहाँ पे, टेट्राहेड्रल वाइड्स में। और ये कहाँ आ रहा था, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल वाइड्स में ये कितने आ रहे थे, 1/8 आ रहे थे। और ये कितने आ रहे थे मेरे दोस्त, 1/2 आ रहे थे। और ये ऑक्साइड कहाँ पे था, तो एफसीसी यूनिट सेल में। तो हम लोगों ने स्पाइनल स्ट्रक्चर का स्टडी कर लिया।
अब हम लोग पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फिलहाल आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। आज हम लोग वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और कोरंडम के स्ट्रक्चर के बाद में। उसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर जो है सारा टॉपिक ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग इम्परफेक्शन इन सॉलिड की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।